सर्वे, और अभी लोकेश जी ने बताया कि एक बहुत बड़ा और बहुत सकारात्मक काम कैटलिस्ट के तौर पे AIGGPA हमारे प्रदेश में कर रहा है, जिसमें जो कार्य और जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस या अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं उनको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके बारे में भी प्रयास हो रहा है। और इस डायरेक्शन में ये आज एक पहला कदम है, और सभी संभाग स्तर पे इस तरीके से बजट के बारे में परिचर्चा होना भी प्रस्तावित है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। From the side of CII, sir, we would like to assure and extend our full support in this initiative for spreading the message of this budget across all the industry associations, all the industry clusters, and the other districts of Madhya Pradesh. We appreciate the fact that for preparing any concrete plan of action, the availability of well-researched data is the first starting point. And to that extent, it is great to see that for the first time, we have witnessed a detailed economic survey. पहली बार economic survey जो कि सारे 52 जिलों की detailed profile को हमारे सामने रखता है, वो किया गया है। Economic survey की एक सबसे अच्छी बात है कि उसने ये दर्शाया है कि हमारा जो प्रदेश है वो 16.4% की दर पे ग्रो किया है, जो कि अपने आप में देश में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड कंपेयर्ड टू अदर स्टेट्स आल्सो it is a big achievement, and we are proud of this achievement. Now, I would like to briefly touch upon some of the innovative aspects of budget from a few angles in the next 5 minutes. From the industry side, sir, सबसे पहले, I think from entrepreneurs and business leaders, any improvement towards ease of doing business हर समय welcome किया जाता है. So for that, we would like to thank the state government for simplifying the regulatory compliance mechanism by discontinuing 131 redundant legal provisions and providing deemed approval for 35 essential services, जो कि start your business in 30 days स्कीम का एक महत्वपूर्ण पिलर है। साथ ही साथ एक बहुत ही इनोवेटिव ऑर्डिनेंस जो कि पहले 3 साल कंप्लीट एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है फॉर एनीवन हु स्टार्ट्स इंडस्ट्री ऑपरेशंस इन इंडस्ट्रियल नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरियाज इज आल्सो अ बिग स्टेप towards ease of doing business. अधोसंरचना के विस्तार के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने काफी बड़े कदम उठाए हैं और काफी सारे अनाउंसमेंट्स इस बजट में हैं, and it recognizes expansion of infrastructure as one of the main pillars for आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और 15% से ज्यादा बजटरी एलोकेशन जो कि हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा है इस वित्तीय वर्ष में, वो किया गया है। हम ऑलरेडी विटनेस कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस एंड कनेक्टिविटी अक्रॉस द स्टेट, और एक आम आदमी भी आज ये महसूस कर पाता है कि रोड्स की कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश में कितनी बढ़ी है। साथ ही साथ सर, इंदौर पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो कि उज्जैन में प्रस्तावित है, 22 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो कि एमएसएमईज के लिए प्रस्तावित हैं, they are all much appreciated steps to boost the industrial development in the state. MSMEs एक तरीके से हमारे प्रदेश की लाइफलाइन भी हैं, और इकोनॉमिक सर्वे ने एक बहुत अच्छा आंकड़ा, सकारात्मक आंकड़ा रखा है, जहां पे हमने देखा 2021-22 में 1.87 लाख नए एमएसएमईज रजिस्टर हुए थे, जिन्होंने 15 लाख पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया था। वहीं 2022-23 वर्ष में नवंबर 22 तक 2 लाख से ज्यादा एमएसएमईज रजिस्टर और एस्टैब्लिश प्रदेश में हो चुके हैं, और एमएसएमईज के एस्टैब्लिशमेंट में एक बड़ी स्पीड, वी विटनेस्ड अ बिग इंक्रीज इन द स्पीड। साथ ही साथ जल जीवन मिशन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगेन एक बड़ा कदम है, वहां पे 47% रूरल हाउस होल्ड्स तक की कनेक्टिविटी हर घर नल हर घर जल के माध्यम से पहुंचाई गई है। It is also heartening to note, sir, that Madhya Pradesh is a power surplus state, and now we have a combined integrated capacity of 28,000 megawatt. This will also be a key factor in attracting new investments in the state. Finally, from the corporate sector, we all witnessed the highly successful Global Investor Summit, जो कि इंदौर में आयोजित किया गया था, जहां पे 84 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आए थे, और एक रिकॉर्ड हिस्टोरिक pledge for investments in the state and employment generation in the state भी किया गया था। इंडस्ट्री के अलावा, और जब हम इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से बजट को देखते हैं,
तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि इंडस्ट्री को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कितना बेनिफिट हुआ है, बल्कि पूरे कम्युनिटी और पूरे सोसाइटी और पूरे कंजम्पशन पे किस तरीके का फर्क पड़ने वाला है. So to that extent, I would also like to acknowledge the special emphasis, one on the agriculture, rural and food processing sector, जो कि हमारे प्रदेश में मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स जनरेट करता है, और वहां पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को लेकर बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लेने की बात की गई है. नेचुरल फार्मिंग के ऊपर मध्य प्रदेश में काफी काम हो रहा है. तो वहीं दूसरी ओर स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, उसके ऊपर भी काफी बात की गई है. हम ये देख रहे हैं कि इंदौर आज स्टार्टअप हब के रूप में एक नया अपना पहचान बना रहा है, और हम लोग सब अपने अपने इस अचीवमेंट के लिए और इंदौर को एक स्टार्टअप हब के रूप में इस्टेब्लिश करवाने के लिए तैयार हैं. फाइनली आई थिंक दिस बजट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि प्रदेश के इन्वेस्टमेंट को वहां के युवाओं के स्किल लेवल से जोड़ के देखता है. तो ग्लोबल स्किल्स पार्क जो भोपाल में है, उसी का कंटिन्यूएशन ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी किया गया है, जो कि इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत सकारात्मक कदम है. साथ ही साथ एक इनोवेटिव मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप स्कीम, जो अगेन युवाओं को एज अप्रेंटिसेस इंडस्ट्री में जोड़ने का काम कर रही है, उसके लिए भी एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया गया है. सो finally, I would like to again congratulate Honorable Chief Minister and Government of Madhya Pradesh for putting forward an all-inclusive, future-looking and people-friendly budget, which will act as a vision document for achieving the vision of Atmanirbhar Madhya Pradesh. Thank you. अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के पूर्व निदेशक श्री पिनाकी चक्रवर्ती जी को उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ. I have got a problem with my specs, sorry about it. So it got broken on the way. So Honorable Chief Minister, Shivraj Singh Chauhan ji, Honorable Vice Chairman, Madhya Pradesh Niti Ayog, Dr. Sachin Chaturvedi, Additional Chief Secretary Finance, distinguished guest, and on the dais and off the dais. This is a great honor and a privilege for me to participate in this important discussion. I have read the survey, and the emphasis therein to have real-time data availability for evidence-based policy formulation and the importance of communicating with the common person about government's economic policy and program, I think is very important and is a very significant step that has been undertaken through this economic survey. The economic survey is also a self-assessment of government policy. The survey is comprehensive, analytical, very rich in information, data and coverage of various sectors. Another important thing that I noticed in this survey is it was participatory. Local institutions of eminence have participated, university departments have participated, and that also is very important to understand how the state policy space operates and how the state policy, state's development, state's growth, and what are the constraints that state is facing is evolving. I think that way it's an important exercise, and I really congratulate the team. I'd like to highlight some of the important changes that Madhya Pradesh has seen by taking a slightly longer perspective.
And I have taken this data from the survey. The per capita income at current prices, as the survey data shows, has increased 3.6 times. That means 365% between 2011-12 and 22-23 at current prices. That's a very significant increase. The increase in constant prices is more than 168%. So this has happened with a large increase in public investment in 2003-4. Budget size of Madhya Pradesh was roughly 21,000 crore. Today it is more than 3 lakh crore. So there has been a phenomenal increase in absolute term, the overall public expenditure, and so it is supported by public investment. And also some of the survey data indicates that there has been increasing financial intermediation. That means more formalization and digitization of the economy, rapid growth in agriculture, and improvement in living standards of people, and also urbanization. I'll come back to the issue of urbanization a little later. The share of urban population as per the 2011 census was 27%. I am sure this has increased significantly in the last 10 years, and this has implications for fiscal support, etc. I'll come to that little later. Now, I have talked about increase in government expenditure, but this has also happened with the fiscal situation of the state improving significantly over the years. Though COVID has given fiscal shock to all the states and the country, the survey points out that for any economy to mature, fiscal prudence is critical. I'm quoting the survey. Madhya Pradesh had a debt to GDP ratio at 39.5% in 2005, and it has progressively reduced and reached 29% of GDP. And if we look at 23-24 data, the estimated debt to GDP ratio is around 27.4%. But it is not at the cost of capital expenditure. Capital expenditure also remained at around 4% of GDP, when the all-state average, if we look at, is around 2% of GDP. So public investment has played a major role in bringing growth, bringing prosperity to the states. Now, a couple of issues that I thought is very important in the context of overall development is education and gender equal access. I think that is very important, and Madhya Pradesh stands out in this. The survey pointed out state governments, effort towards provide adequate social protection, improve living the lives of the special sections such as the elderly, destitute, marginalized, middle class, and weaker sections of the society, in order to improve the standard of living and of women, their safety, national nutrition, the government has taken massive steps. And if you look at expenditure data, these are quite significant, quite important. So going forward, I will highlight two issues. One is urbanization and re-densification policy that the survey says. As Madhya Pradesh economy prospers, I am sure urbanization will be happening at a very fast pace, and more resources will have to be made available to the municipalities. In my view, a lot of emphasis on decentralization is about rural decentralization. It should be so as more people live in rural areas. However, the share of urban population is increasing at a fast rate. We need to have innovative ideas about more resources to be made available to the urban sector. In this context, urbanization and de-densification policy highlighted in the economic survey is very significant. And I'm sure it is impossible to ask for the government to make the increasing demand for urbanization. It has to be done for public-private, through private partnership in many areas of public service delivery. When we talk about urbanization, we cannot ignore the scale of the scale economy. The recent RBI study shows that 70% of the urban spending is in municipal corporation. So, and since resources are small, my submission would be that we actually focus on big municipal corporations, improve public service delivery there. So that we don't, and of course support other institutions. But since we spend more
in terms of at the national level also 70% is only spent by municipal corporation. I think spreading resources through municipal corporation for improvement of service delivery will further increase the process of urbanization. We'll have more planned and inclusive organization. In that way, one can focus on big municipal corporations to start with. Last issue, I think that is very important in my view. As per the economic survey, Madhya Pradesh is a forest-rich state, with nearly 30% of the state being covered by thick, dense forest. Having forest is also having an opportunity cost, because you have to maintain the forest, and you really cannot really have alternative economic opportunities. I understand Finance Commission is giving grants because of forest cover, but the opportunity cost of holding forest, if the 30% area of the forest, if the state is forest, I think the money that state spent, opportunity cost of that fund is much more than the money the state receives from the central government in terms of forest cover as an indicator of tax devolution. So I would submit that future economic surveys, I think, should try to estimate the cost and benefits of this forest cover. So I'd urge that what are the climate change mitigation happening because of this large forest cover? In the process, what is the contribution of the states to the global public good, and how much money they are losing because of this large forest cover? And that can also be a discussion point with the 16th Finance Commission, because forest cover is important, but I think states as a principle, but this has large forest cover, and what are its opportunity costs should be done. And finally, I think impact of central policy on state is a very important issue for a state like Madhya Pradesh, which has got high dependence on central transfers. So if the tax devolution of the central government fluctuates because the central revenues fall, Madhya Pradesh suffers more than Maharashtra because its dependence on central transfer is high. So I think it is also very important in future surveys, probably we do such estimates and show how much vulnerability is because of states' own resources, and how much of the fiscal management is impacted by the changes in central transfers. And these evidences will also give us the constraints under which the state economy operates, and how it has developed over time within the overall constraint of resources by mobilizing higher taxes and increasing spending. Thank you very much for this opportunity. थैंक यू सर। अब मैं पूर्ण सम्मान के साथ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित, जिनको अभी हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे, आदरणीय श्रीमान पिनाकी चक्रवर्ती जी, आदरणीय सचिन जी, सिद्धार्थ चौधरी जी, प्रोफेसर मल्होत्रा जी भी आज पधारे हुए हैं, एस.के. मिश्रा जी, अजीत केसरी जी, उपस्थित मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों। अक्सर बजट बड़ा रूखा सूखा ऐसा विषय होता है जिसपे जनता को लगता है कि हमारा काम ही नहीं, ये तो विद्वानों का काम है, कुछ अर्थशास्त्रियों का। रुचि केवल इतनी रहती है कि हमें क्या मिला। लेकिन हमारा प्रयास है कि बजट बनाने में भी पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसे पिछले वर्षों में हमने ये प्रयास प्रारंभ किए कि बजट कैसा हो, इससे आम जनता के सुझाव मांगे जाएं। हमने आम जनता से अपील की, वित्त मंत्री कई लोगों से मिले, और मुझे खुशी है कि 4000 से ज्यादा सुझाव जनता के बीच से निकल के आए, और हमने उनमें से अधिकांश को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। अभी पिनाकी जी कई चीजें आपको बता रहे थे। बजट के पहले आता आर्थिक सर्वेक्षण।
मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ तथ्य विस्तार से प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी भी आपके सामने रखेंगे। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो बजट सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23, इसमें तेजी से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की तस्वीर हमें दिखाई देती है। कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, व्यापार, सामाजिक आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना, कौशल विकास, सुशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गरीबों का कल्याण, सार्वजनिक वित्त जैसे अनेकों विषय जिस पर मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि सही दिशा में दूरदर्शी सोच के साथ अगर प्रयास किए जाएं तो कठिनाइयों को भी कामयाबी में, चुनौती को भी अवसर में बदला जा सकता है। और मध्य प्रदेश ने यह किया है। पिछले साल हमारी आर्थिक विकास की दर थी 18% के पार, उसके ऊपर इस साल हमने 16.43% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है, जो अपने आप में बहुत उल्लेखनीय और संतोषप्रद है। 2001, 2, 3 चले जाएं तो 3-4% से ज्यादा कभी मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट बढ़ी नहीं। मध्य प्रदेश अब बढ़ रहा है। अगर आप सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से देखें तो 2002-03 में था ये केवल 71,000 करोड़ के आसपास। और मुझे अब बताती हुई खुशी है कि सकल घरेलू उत्पाद हमारा 22-23 का 13,22,821 करोड़ रुपया है। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये 18 गुना वृद्धि, ये अपने आप में चमत्कारिक है। पर कैपिटा इनकम देख लीजिए आप, 2-3 के आसपास थी ये 11,718 रुपया, 11-12 में बढ़ के हुई 38,497 रुपया, और 22-23 में ये बढ़ के पहुंच गई 1,40,583 रुपया प्रति व्यक्ति आय। मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं, हमें और आगे जाना है। लेकिन जिस गति से हम बढ़ रहे हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कई बार एक आरोप लगाया जाता है, कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया, लेकिन ऋण के कुछ लेने के कुछ मापदंड होते हैं, कुछ आधार होते हैं। अगर आप ऋण जीएसडीपी अनुपात देखेंगे तो ये 2005 में था 39.5%, लेकिन 20-21 में ये घट के हो गया 22.6%। एक इंडिकेटर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका क्या है, पूंजीगत व्यय। आप लगातार देखेंगे हमारा पूंजीगत व्यय पिछले साल कोविड के बावजूद भी, कोविड के कठिन दौर में हमने 23.18% बढ़ा के 45,685 करोड़, यह मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक पूंजीगत व्यय था। इस साल जब मैं बजट पे आऊंगा तो हमने और बढ़ा के रखा है इसको। कोविड की कठिनाइयों के बावजूद भी राज्य का रेवेन्यू, राजस्व हम लगातार बढ़ाते हैं।
और ये बढ़ा है 7.94% की दर से। अभी कल ही मैं समीक्षा कर रहा था अपने राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों का। अकेली जीएसटी में इस साल 22% अब तक फरवरी के अंत तक 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। हम टॉप 5 जो राज्य हैं देश के उनमें से हैं। तो हम लगातार अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अगर आप देखें तो किसानों को ऋण में 13.41% और एमएसएमई क्षेत्र को ऋण में 30.22% की वृद्धि हुई है। ये एक सुखद संकेत है। एकदम गरीब आप देख लीजिए, स्ट्रीट वेंडर, सड़क पे बैठ के बिजनेस करने वाले, हाथ खिलाते गुमटी में काम करने वाले, उनको बिना ब्याज के मिलते हैं 10,000 रुपया। पीएम स्ट्रीट वेंडर गांव के लिए हमने बना दिया सीएम स्ट्रीट वेंडर। अकेले पीएम स्ट्रीट वेंडर में देश में हम नंबर 1 पे 6 लाख से अधिक ऐसे शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को 0% ब्याज पे कर्ज देने का काम करके उनकी आजीविका बढ़ाने की कोशिश की गई है। आप कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, 2001-2 तक विकास दर थी केवल 3%, अब बढ़ के हो गई है 19%, 19%। और सेक्टर मध्य प्रदेश से चमत्कार किया। मैं कुछ आंकड़े आप इससे अंदाज लगाइए। 2013-14 में गेहूं का उत्पादन था 174.8 लाख मीट्रिक टन, 22-23 में बढ़ के हो गया 352.7 लाख मीट्रिक टन। और गेहूं के एक्सपोर्ट में भी 46% हमने वृद्धि हासिल की है। धान का पैडी का उत्पादन अगर आप देखें तो ये 53.2 लाख मीट्रिक टन था, उससे बढ़ के हो गया 131.8 लाख मीट्रिक टन। सिंचाई की दृष्टि से देखें, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। जब हमने सरकार संभाली तो मध्य प्रदेश में राजा, नवाब, कांग्रेस, अंग्रेज सबकी मिला के सिंचाई की क्षमता थी 7.5 लाख हेक्टर। अब बढ़ा के हमने कर दी 45 लाख हेक्टर और 65 लाख हेक्टर पे काम चल रहा है। औद्योगिक विकास दर 1-2 की अगर आप देखें तो ये थी केवल उस समय 1-2 में -0.61%, जो 22-23 में बढ़ के हो गई 24%। हमको काम और करना है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन हमने जो किया वो कम नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य को जो कभी बीमारू कहलाता था। और मित्रों, इस साल का जो बजट है वो हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन की तरफ इशारा करता है। पिछले बार बजट का आकार था 2,79,237 करोड़। अब हम 3 लाख करोड़ के क्लब में शामिल हो गए हैं। इस साल का हमारा बजट है 3,14,025 करोड़ का। हमारा राज्य का कोसी घाटा ये 55,709 करोड़ अनुमानित है, जो हमारे जीएसडीपी के 4% की सीमा में है, जो अलाउ करती है भारत सरकार। और मैंने अभी ऋण जीएसडीपी अनुपात की बात आपसे कही थी। 2002-03 में वो 31.6% था, वो घट के इस साल अनुमान है 27.8% रहने का। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर इस बजट को देखें तो बहुत संतुलित बजट है। आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, यह हमने संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। मध्य प्रदेश ने तय किया 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए 550 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे।
और उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के हमने पिछले साल के 48,800 करोड़ से इस साल 56,256 करोड़ रुपया रखा है। इस पर विस्तार से यहां चर्चा होगी। फिर हम लोगों ने इस बार प्रयोग किया कि सेक्टर वाइज एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सड़क, सिंचाई, बिजली, इंफ्रा, उसके लिए धन की कमी ना रहे, उसका हमने पर्याप्त प्रावधान किया। लेकिन दूसरी तरफ वेलफेयर स्टेट का काम है, हम जनता को कैसे राहत दें। प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प। और इसलिए उस दृष्टि से अगर देखें तो महिला, किसान, युवा और गरीब, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम बाकी सुनना चाहते हैं। अब आधी आबादी महिलाओं की है, उपेक्षित रही है, पीड़ित रही है, शोषित रही है। ऐतिहासिक अन्याय हुआ पहले, और उसी पीड़ा में से लाडली लक्ष्मी योजना जैसी हमारी निकली थी, कन्या विवाह जैसी योजना निकली थी। लेकिन इस साल हमने एक और योजना बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। टोटल बजट का मुझे कहते हुए खुशी है, 1,02,976 करोड़ रुपया हम बहनों पे खर्च कर रहे हैं, बेटी, बहन और मां पे खर्च कर रहे हैं। लाडली बहना योजना ये फ्री में बांटना नहीं है जी। हमने 2017 में प्रयोग किया, बेगा, भारिया, सहरिया, जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, उनकी बहनों के खाते में 1,000 रुपए डाले, और गरीब परिवार थे। और बाद में नीति आयोग ने, मैंने कहा कि इम्पैक्ट असेसमेंट करो, इस पैसे का क्या हुआ। आपको सुखद आश्चर्य होगा, उन परिवारों के पोषण का स्तर बढ़ गया। बहनों ने वो पैसा फालतू खर्चा नहीं किया, दूध खरीदा, सब्जी खरीदी, फल खरीदा, दाल खरीदी, बच्चों को खिलाया, तो पोषण का स्तर बढ़ गया। इसलिए हमने उसका विस्तार कर दिया इस बार, कि जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, उनके खाते में 1,000 रुपया हर महीने डाला जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है उसका सदुपयोग होगा, बहनें स्वावलंबी भी बनेगी, आत्मविश्वास से भी भरेंगी और परिवार का कल्याण भी करेंगी। मैं सारे प्रावधानों में नहीं जा रहा, युवाओं के लिए केवल एक ही बात कहूंगा, नौकरियां, मैं शासकीय नौकरियां है 1,24,000, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना में 1 लाख नौजवानों को 50 लाख रुपए तक का ऋण, उसके ऊपर ब्याज का अनुदान देने का प्रावधान है। हर महीने हम रोजगार दिवस मनाते हैं, उसमें 2.5 लाख लोगों को, जिसमें यूथ शामिल है, रोजगार के लिए ऋण देते हैं। लेकिन एक योजना, मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना प्रारंभ कर रहे हैं। करो और कमाओ, सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न। तो ये बच्चे काम सीखेंगे भी, और इनमें 1 साल पे एक बच्चे को 1 लाख रुपया मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता नहीं, मेहनत के बदले में। और वो काम भी सीखेंगे, बाद में उनको परमानेंट जॉब भी मिलेगा उसके कारण। एक मुख्यमंत्री ई बालिका स्कूटी योजना, वो बेटियां जो अपने स्कूल में फर्स्ट आएंगी हायर सेकेंडरी में, गांव में या शहर में। ग्लोबल स्किल पार्क के साथ साथ 4 और नए स्किल सेंटर, स्किल्ड मैन पावर तैयार करना है। किसानों के लिए 53,964 करोड़ का प्रावधान, किसान कल्याण योजना के लिए भी 3,000 करोड़ से ज्यादा। और जो डिफॉल्टर किसान हो गए थे कर्ज माफी की घोषणा के कारण, उनका ब्याज भरने के लिए भी, ताकि 0% ब्याज पे फिर से कर्जा मिल सके, 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। गरीबों के मकान के लिए 8,000 करोड़ रुपया, संबल के लिए पर्याप्त प्रावधान। तो गरीब, कमजोर वर्ग हो,
अनुसूचित जनजाति के लिए 36,950 करोड़ और जाति के लिए 26,000, अनुसूचित जाति के लिए 26,087 करोड़। आप खेल देख लीजिए, यूथ बढ़े तो पिछले साल से लगभग 3 गुना बढ़ा के 738 करोड़ रुपया। हेल्थ के लिए, शहरी विकास के लिए, अर्बन डेवलपमेंट की अलग अलग चीजों के लिए 14,882 करोड़। मेट्रो और बाकी सब चीजों के अलावा हमारी कोशिश है कि आप आकाश मार्ग का उपयोग भी शहर करें। ये रोपवे, केबल कार। अब भोपाल में मेरी कल्पना है कि सीधे बड़े तालाब के सिरे से केबल कार चले और एयरपोर्ट उतार दे लोगों को, तो सड़क पे बोझ कम हो जाए। उज्जैन में हमने शुरू इस बार स्टेशन को उतरेंगे और रोपवे में बैठ के सीधे महाकाल परिसर पहुंच जाएंगे। तो सड़क पे हम कैसे बोझ कम करें। इंफ्रा में विंध्य एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल अटल एक्सप्रेस वे। तो ये जो एक्सप्रेस वे है, इनके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर का, नई टाउनशिप का डेवलपमेंट करते हुए प्रदेश को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ समृद्ध बनाने का प्रयास। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, अब सीएम राज स्कूल हमारी अलग कल्पना है, पीएमसी स्कूल में और जोड़ गए। सीएम राज स्कूल का मतलब इतना बेहतर इंफ्रा स्कूलों का, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, एक एक स्कूल के इंफ्रा में 38-38 करोड़ रुपया खर्च कर। बच्चे आएंगे तो केवल उसी गांव के नहीं, आसपास के गांव के भी बस लेने जाएगी और बस छोड़ेगी। और बेहतर शिक्षा स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी दिल्ली मुंबई में बैठ के भी अच्छे शिक्षक पढ़ा सके। सारे सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, मैं बहुत विस्तार में उसका जिक्र नहीं करूंगा। एक चीज और देखें, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस भी बनाया। हम आर्थिक प्रगति तो चाहते हैं, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा भी कुछ चाहिए। और इसलिए शरीर, मन, बुद्धि के साथ साथ आत्मा का सुख भी मनुष्य प्राप्त करे। इसलिए महाकाल महालोक उसका सेकंड फेज हम बना रहे हैं। आचार्य शंकर जिन्होंने सांस्कृतिक रूप से भारत को जोड़ा, इसलिए एक आत्म धाम भी बना रहे हैं। स्टेचू ऑफ वननेस बन रहा है वहां आचार्य शंकर का। देवी महालोक, राजा राम रजा लोक, चित्रकूट में बनवासी भगवान राम का और छिंदवाड़ा में जाऊं सावली में हनुमान जी का। तो हम भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। भौतिक और अध्यात्म का समन्वय। रोटी भी चाहिए, लेकिन अकेली रोटी से काम नहीं चलता। जो लोगों के आनंद में भी वृद्धि हो और जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी लोग प्राप्त कर पाए, उस दिशा में भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। मैंने समय ज्यादा ले लिया है, थोड़ा मैं माफी चाहूंगा। यहाँ विद्वान वक्ता हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं सचिन जी आपको बहुत धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि बजट पर बहस होनी चाहिए। ये सभी संभागीय केंद्रों पर भी हम करेंगे ऐसे सेमिनार, गोष्ठियां। और मेरा तो विचार एक दिन बजट पर ग्राम सभाएं कर दें और गांव की जनता को भी बताएंगे बजट के, सब बजट को समझें और शेयर करें, और अगले बार फिर और अच्छा बजट बनाने आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं एक धृष्टता कर रहा हूं कि चूंकि मेरा आज कार्यक्रम ग्वालियर, शिवपुरी, अन्य कुछ स्थान पर है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट, मध्य प्रदेश घड़ियाल स्टेट, मध्य प्रदेश चीता स्टेट। फॉरेस्ट कवर 30% है, सिद्धांत कह रहे थे साहब, या आप कह रहे थे 30% फॉरेस्ट कवर आपने कहा, तो हम जंगल भी बचाए हैं और वन्य प्राणी भी बचाए हुए हैं। तो आज भी टाइगर छोड़ने जा रहे हैं। एक अभयारण्य खत्म हो गए थे, बचे नहीं थे, उसको फिर से माधव राष्ट्रीय उद्यान, उसको टाइगर से आबाद करना है। तो मैं उन कार्यक्रमों के लिए
आपसे जाने की इजाजत चाहता हूं। बाकी कार्यक्रम यथावत चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हम सभी की ओर से